हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार हिस्ट्री क्लासेज में। आज हम फिरोज तुगलक से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों और उनके उत्तर को हल करेंगे। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिरोज की सफलता के लिए पूरी तरह उत्तरदायी था। विकल्प है उसका वजीर मलिक मकबूल, बी विकल्प है हिशामुद्दीन, सी शिहाबुद्दीन और डी है मलिक शेर खां। तो इसका आंसर हो जाएगा हिशामुद्दीन। जब फिरोज शाह तुगलक शासक बना तो उसने हिशामुद्दीन को भू राजस्व के क्षेत्र में सुधार के लिए नियुक्त किया और हिशामुद्दीन ने पूरे कई राज्यों का दौरा किया और तमाम रिकॉर्डों को खंगालने के बाद उसने राज्य की एक निश्चित राजस्व को निर्धारित कर दिया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा हिशामुद्दीन। अगला प्रश्न है, फिरोज ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। फिरोज तुगलक ने शासक बनने के बाद इस्लाम में जो टैक्स की व्यवस्था है उसके अलावा जो अन्य तमाम टैक्स कष्टदायक जो कर थे उनको समाप्त कर देता है। तो वो उनकी संख्या कितनी है, तो ये है 18, 24, 20, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को शासक बनने के बाद समाप्त कर दिया और उसने जजिया, जकात, खुम्स इन्हीं करों को वसूली किया। इसके अलावा उसने एक हक सर्व सिंचाई कर लगाया था। जो लोग सिंचाई करते थे नहरों से उनसे लिया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, राजस्व व्यवस्था में सुधारों के बाद भी उसमें कुछ दोष रहे। यानी फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में जो सुधार किए उसके बाद भी उसमें कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां क्या थी? तो पहला है जागीरदारी प्रथा, दूसरा है भूमि को ठेके पर दिया जाना, तीसरा है जागीरदारों द्वारा किसानों का उत्पीड़न या फिर चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिरोज शाह तुगलक के समय में जागीरदारी व्यवस्था को लागू किया गया फिर से और भूमि को ठेके पर दिया जाने लगा और जागीरदारों द्वारा किसानों का उत्पीड़न भी होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने किसानों की सुविधा के लिए कुल कितनी नहरें खुदवाई। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों को खुदवाने का क्रम गयासुद्दीन तुगलक से शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत में और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी कुछ नहरें खुदवाई। उनकी संख्या क्या थी वही देखते हैं। विकल्प है 3, 4, 5, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक अशोक के कितने स्तंभों को दिल्ली लाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ, इसका आंसर हो जाएगा 2, मेरठ से और टोपरा से 2 स्तंभों को उनको वहां से उठाकर दिल्ली में मंगवाया था और वहां पर स्थापित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम था। तो विकल्प है तारीख फिरोज शाही, सीरत फिरोज शाही, फतवाहत फिरोज शाही, फतवाए जहांदारी। तो इसका आंसर हो जाएगा फतवाहत फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखा था जिसका नाम था फतवाहत फिरोज शाही। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक के काल में दासों की संख्या में अत्यंत वृद्धि का क्या कारण था। जैसा कि आप जानते होंगे फिरोज शाह तुगलक ने एक बड़ी संख्या में 1,80,000 दासों को रखा हुआ था। तो इतनी वृद्धि का आखिर कारण क्या था। तो विकल्प हैं दासों से लगाव, उन्हें शिक्षित करना, धर्म प्रचार की भावना, उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करना। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म प्रचार की भावना। 8वां प्रश्न है, हिंदुओं के साथ किस अन्य के प्रति फिरोज असहिष्णु था। फिरोज शाह तुगलक के धार्मिक नीति के बारे में आपने पढ़ा होगा कि फिरोज शाह तुगलक इतिहास में एक धर्म असहिष्णु शासक के नाम से जाना जाता है और हिंदुओं के प्रति तो उसका कठोर रवैया था ही, उसके साथ एक और
संप्रदाय है जिसके प्रति उसका जो है रवैया एक दो हैं, कठोर रवैया था, तो वो कौन है? ए है शिया, बी है सूफी, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। तो हिंदुओं के साथ फिरोज शाह तुगलक जो है कुछ और भी संप्रदाय हैं जिनके प्रति उसका रवैया काफी कठोर था, या फिर कहिए कि असहिष्णु था। तो वो है शिया और सूफी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, हिंदुओं को कहा जाता था, विकल्प है जिम्मी, गैर मुसलमान, धर्म विरोधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्मी। हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, फिरोज ने उलेमाओं की स्वीकृति पाने के लिए क्या किया था? विकल्प है खलीफा से 2 बार सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की, सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित कराया, सी विकल्प है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं को की स्वीकृति पाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए खलीफा से 2 बार सुल्तान की पद की स्वीकृति प्राप्त किया था, और सिक्कों पर खलीफा का नाम भी उसने लिखवाया था। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने कहा कि फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रसर था? विकल्प है ईश्वरी प्रसाद, आरसी मजूमदार, एल श्रीवास्तव, ए बी पांडे। इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। जैसा कि आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रखा होगा कि फिरोज शाह तुगलक काफी धर्म असहिष्णु शासक था, धर्मांध शासक था एक प्रकार से, और जो इसकी शुरुआत इसने की धर्मांधता की, तो फिर वो कहीं न कहीं से आगे चल के सिकंदर लोदी और औरंगजेब भी इसी के नक्शे कदम पे चले। तो उनका जो है एक प्रकार से क्या बोले कि अग्रसर था, सबसे पहले इसी ने इस तरीके की धर्मांधता की नीति को अपनाया था, और आगे सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने भी इसको अपनाया। इसका आंसर हो जाएगा आरसी मजूमदार। अगला प्रश्न है, सिंध के अभियान के समय फिरोज कहाँ फंस गया था? गोबी के मरुस्थल में, सहारा के रेगिस्तान में, कच्छ के रण में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में। सिंध का उसने जब अभियान किया था तो वो कच्छ के रण में फंस गया था। कच्छ गुजरात के क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, किस सल्तनत कालीन शासक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। इसका विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने 4 स्वीकृत करों को, खराज, जजिया, जकात, खम्स, इनको जो है उसने इन्हीं करों को लगाया, और जो अन्य कई कर थे उनको 24 करों को उसने समाप्त कर दिया। और जजिया को, अभी जो ब्राह्मण इस कर से मुक्त थे, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। जैसा कि आप जानते होंगे कि जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाता था, तो लेकिन हिंदुओं में अभी ब्राह्मणों पर किसी भी शासक ने नहीं लगाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन किस शासक को लघु अकबर कहा जाता था? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, बलबान, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। तो यानी कि सल्तनत कालीन किस शासक को लघु अकबर कहा जाता था? तो ये फिरोज तुगलक, क्योंकि फिरोज तुगलक ने कई कल्याणकारी कार्य किए थे। जैसा कि जानते हैं कि अकबर ने भी कई कल्याणकारी कार्य किए थे, इसीलिए अब उसकी बराबरी में तो नहीं, लेकिन कमोबेश कुछ उसी तरीके का कार्य किया था, तो इसीलिए उसे फिरोज तुगलक को लघु अकबर की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। विकल्प है मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने अपने भाई जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, उसकी स्मृति में उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फिरोज तुगलक ने
जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में किया था? तो उसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक या जूना खां। अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 संस्कृत ग्रंथों में से कुछ को अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से किस भाषा में अनुवाद कराया? विकल्प है संस्कृत, उर्दू, फारसी, अरबी। तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी। दलायते फिरोज शाही नाम से उसने जो 1300 ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए, तो उसमें से कुछ का जो है उसने दलायते फिरोज शाही नाम से फारसी भाषा में जो है अनुवाद कराया था। यही प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से जो 1300 संस्कृत ग्रंथ थे, उनमें से जो उसका फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद कराया था या फारसी में अनुवाद कराया था, उसका क्या नाम रखा था? तो उसका आंसर हो जाएगा दलायते फिरोज शाही। तो इस तरीके से आप प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ें, क्योंकि कई बार प्रश्न में ही फैक्ट भी छिपे होते हैं और प्रश्न में से ही कोई अगला प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।